अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय अनुसार सभी राज्यों के मुख्यालय में एआईसीसी के प्रतिनिधि के रूप में वक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने हाल ही में पारित आपत्तिजनक तरीके से पारित ये 3 किसानों के संदर्भ के काले कानूनों की जानकारी साझा करने का निर्णय लिया। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ हमारे साथी को आना था, लीडर को आना था, वो निजी कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए, मुझे उनके साथ आना था, तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं जीतू जी और उनके टीम के साथ। विदित है कि ये 3 कानून अध्यादेश के माध्यम से पहले लाए गए और कानून के रूप में लोकसभा राज्यसभा में पारित हुए। संविधान और संविधान की व्यवस्था के प्रति वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों का क्या दृष्टिकोण है, ये राज्यसभा में मत अपना व्यक्त करने के अधिकार से भी चुने हुए संवैधानिक प्रतिनिधियों को बाधित किया गया, रोका गया और ध्वनि मत से राज्यसभा में इस बिल को पारित करते हुए दुर्भाग्य से हम सबको देखना पड़ा। प्रजातंत्र की ये स्थिति जिन प्रधानमंत्री के अगुवाई में देश में बनी हुई है, उन्होंने देश को जो दिया अपने कार्यकाल में, नोटबंदी, जीएसटी कानून लागू करने की प्रक्रियाओं से अर्थव्यवस्था को गहरा आघात, सीमा पर देश में तो हमने चीन के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ झूला झूला, और हमारी सीमाओं में क्या स्थिति है आज हम सबके बीच में उजागर है, विद्यमान है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश की तो कोई सीमा ही नहीं चीन के कब्जे में गई, और चीन के प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये कहने का अवसर देते हैं कि भाई वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं लिया, तो आपत्ति किस बात की हो रही है, बात किस बात की हो रही है। ये देश चल रहा है और ऐसे चलते हुए देश में किसानों के संदर्भ में, उपभोक्ताओं के संदर्भ में ये 3 कानून आए। एक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, ये एग्री मार्केटिंग के संदर्भ में। दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और तीसरा फार्म सर्विसेज बिल एंड इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल रिलेटिंग टू कमोडिटीज। ये 3 बिल आए और कोई भी कानून लागू होता है, कोई भी बिल लाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है। बिल अगर हम देश में, देश के सर्वोच्च प्रजातंत्र के मंदिर में पारित करते हैं, तो उसके उद्देश्य के पीछे क्या सोच है। ये किसानों के संदर्भ का बिल है, कृषि के संदर्भ का बिल है, उपभोक्ताओं के संदर्भ का बिल होना चाहिए। अगर उद्देश्य ये है तो क्या किसानों के हितों की पूर्ति, उपभोक्ताओं के हितों की पूर्ति, कृषि के क्षेत्र में बेहतर जीएसटी में, जीडीपी में योगदान की स्थिति के निर्माण की पूर्ति, क्या इस बिल के माध्यम से ये सारी चीजें होंगी? कोई उद्देश्य तो होगा हमने अगर कानून लाया है तो। पहला कानून अगर आप देखें, एएमपीसी के संदर्भ में आता है। मंडियां समाप्त होंगी, मंडियां समाप्त नहीं होंगी। हमने तो नहीं कहा कि मंडियां समाप्त हो रही हैं, और व्यवस्था को आप ऐसा तोड़ रहे हैं कि मंडियों के माध्यम से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलता है, उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। बात आती है कि कांग्रेस ने भी अपने 2019 के घोषणा पत्र में कृषि उपज की खरीदी के संदर्भ में बिंदु रखे थे।
2 बिंदुओं का जो उल्लेख करते हैं वो बाकी 20 बिंदुओं का उल्लेख नहीं करते। 22 बिंदु थे और कांग्रेस के भी उस घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि मंडियों के साथ परिकल्पना ये थी कि किसानों को अपने खेत के लगभग 3 किलोमीटर, उदाहरण के लिए 3 किलोमीटर में खरीदी का ऐसा केंद्र मिले जहां वो उचित मूल्य में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में अपने कृषि उपज को दे सकते हैं। 60-60 किलोमीटर जाने की आवश्यकता ना पड़े, मंडियां रहें, लेकिन विकेंद्रित स्वरूप भी उसका रहे। इन्होंने जो बिल पारित किया है उसमें एमएसपी का एक शब्द उल्लेख। जब आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सहभागिता निभाई थी एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करने के लिए, जो है रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स। इसके पृष्ठ क्रमांक 19 में बिंदु क्रमांक 2 बी 1 और 3 में न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख है। B1 में न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, इस बात का उल्लेख है। और मुझे भी आश्चर्य हुआ और शायद आपको भी आश्चर्य होगा कि बिंदु क्रमांक 3 में क्या लिखा था। वही नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, एक राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप के सहभागी बनके, बिंदु क्रमांक B3 कहता है एनफोर्स एमएसपी। अभी जो खरीदी के रास्ते खोलने का प्रयास किया जा रहा है उसी के संदर्भ में यह है, एनफोर्स एमएसपी सिंस इंटरमीडियरीज प्ले अ वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट एंड एट टाइम्स दे हैव एडवांस कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर्स। ये जो कानून आया है उसका एक भाग ये है कि निजी कंपनियां, कॉरपोरेट्स अब खरीदी कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई सीमा नहीं रहेगी, वो भंडारण कर सकते हैं। आप मंडी में जाते थे, सोसाइटी में जाते थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने का स्थान था, केंद्र था और वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होता था। अब कॉरपोरेट खरीदेंगे। कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं समझता हूं आप सबको, किसी को आपत्ति नहीं होगी कोई कृषि उपज अगर खरीदे। आपत्ति किस बात की है? जिस बात को स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस वर्किंग ग्रुप में प्रस्तुत किया था, प्रधानमंत्री रहते हुए बिना मतदान के राज्यसभा में बिल जब पारित कराना ही था तो उन्होंने ये क्यों नहीं उसमें लिखा कि एनफोर्स एमएसपी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज वी शुड प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट बाय मैंडेटिंग थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। सुनिश्चित करिए कानूनी प्रावधानों के माध्यम से दैट नो फार्मर ट्रेडर ट्रांजैक्शन, कोई भी किसान और व्यापारी का आदान प्रदान न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे नहीं होगा। ये वही नरेंद्र मोदी और आज वही नरेंद्र मोदी, कैसा ये दृष्टिकोण बदल गया? क्या ये कानून किसानों के हित में बनाया जा गया या उन लोगों के हित में बनाया गया जिन्हें हम कॉरपोरेट कहते हैं? आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं लिखा? हमारा केवल ये बुनियादी हमारी आपत्ति है कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं सुनिश्चित किया जब आप इसके बारे में मुख्यमंत्री रहते हुए सोचा करते थे। आज प्रधानमंत्री और बहुमत, स्पष्ट बहुमत आपके पार्टी का है, एनडीए छोड़िए, और राज्यसभा में तो वोट लेने की जरूरत ही नहीं है, वोट ऑन अकाउंट करने, वोट डिवीजन की आवश्यकता ही नहीं है। आप हाथ उठवा के वोट, वॉइस वोट से आप पास करा लोगे, तो फिर आपने ये क्यों नहीं उसमें शामिल किया? अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा तो किसानों की हालत इतनी बिगड़ेगी कि आत्महत्याओं का जो सिलसिला है
ये कई गुना बढ़ जाएगा। ये व्यवस्थाएं विदेश के अन्य देशों में लागू हैं। ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में किसानों का मृत्यु दर सामान्य मृत्यु दर से कितना है? 1.5 गुना ज्यादा। अमेरिका में किसानों की आत्महत्याओं का मृत्यु दर सामान्य आत्महत्याओं के मृत्यु दर से 1.5 गुना ज्यादा है। वहां के कॉरपोरेट्स पिछले 1.5 साल में बड़े पैमाने पे जो कृषि का काम करते हैं, बड़े पैमाने पे कंगाल हुए हैं। अमेरिका की सरकार को $28 बिलियन उनको सपोर्ट प्राइस देनी पड़ी। ये वहां के चल रहे उदाहरण हैं। जो आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, आंख खोल के देखना चाहिए। एक देश का अनुभव हमारा वो लें, उनका हम देख सकते हैं, अपना सकते हैं। उनकी पद्धति हम अपना रहे हैं जब उनके हालात इस प्रकार के बने हुए हैं। ये आपत्तियां कांग्रेस ले रही है अन्य किसानों के साथ खड़े होके कि आप इस कानून को वापस लीजिए। मंडियों को आप हटाते हैं या मंडियों पे घात होता है। पंजाब जैसे राज्य में अकेले 5,000 करोड़ से ज्यादा के आमदनी का अंतर होता है। पीडीएस में 25% से ज्यादा अनाज शायद एक राज्य से आता होगा। 5,000 करोड़। मध्य प्रदेश में भी आपकी मंडियां काम करती हैं। मेरे से ज्यादा आप लोगों की इस बात की जानकारी होगी कि जो राशि आपकी मंडियों के माध्यम से एकत्रित होती है वो किस कार्य के लिए लगती है? क्या आप उसे पेंशन देते हैं कि नहीं? समाज में आर्थिक रूप से आखिरी पायदान पे खड़े लोगों को पेंशनों का आधार आप इसको बनाते हैं कि नहीं? कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अन्य बुनियादी कार्यों में इस पैसे को आप लगाते हैं कि नहीं? ये पैसा किस काम में उपयोग में आता है? तो जहां जीएसटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को जिस तरह से आपने चलाया, 23.9% अगर जीडीपी कम होती है आपकी देखरेख में, उसका प्रभाव केंद्र पे ही नहीं राज्य सरकारों की आमदनी पे भी सीधे पड़ता है। वहां आप मंडियों की व्यवस्था पे घात करके राज्य की सरकारों का ऐसे कार्यों में, ऐसे सामाजिक उद्देश्यों में लगने वाली राशि को भी आप राज्यों से छीनने का काम कर रहे हैं। तो हर पैमाने पे आप अगर देखिएगा तो ये जो कानून बने हैं ये केवल उन बड़ी कंपनियां जो वॉलमार्ट हो, रिलायंस की ये आउटलेट्स हो, सुनते हैं कि और बड़े कॉरपोरेट्स हैं इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए कि उनको खरीदी सुलभ हो जाए और उनकी दुकानें चल सके। आप सब देख रहे हैं कि बड़े रोज अखबार में छपता है कि इस कंपनी ने इसको भी टेक ओवर कर लिया, इसको भी टेक ओवर कर लिया, रिटेल का ये आउटलेट भी टेक ओवर कर लिया। तो ये कानून किसके लिए बना है? किसान के लिए कि कॉरपोरेट के लिए? किसान के लिए कि उपभोक्ता के लिए? आपने कहा इस कानून में कि दाम अगर बढ़ेंगे तो भैया 100 का 200 जब तक नहीं हो जाएगा ना, हम कुछ नहीं करेंगे। उपभोक्ताओं का आप संरक्षण करना चाह रहे हैं। ये पहली बार मैंने सुना या जाना अपने राजनीतिक जीवन में कि सरकार ने सुनिश्चित कर दिया कि आप तो खरीद लो 100 में और 200 में बेचो आराम से, तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। कानून के तौर पे मार्केट फोर्सेस की ये बात करते हैं, कानून के तौर पे आपने मुनाफाखोरों को, क्योंकि कोई लिमिट नहीं रहेगा सामान रखने पे, सामान एकत्रित करने की छूट, और 100 रुपए की सामान 200 रुपए तक जब तक ना हो जाए आप बेचो। कानून में आपने पारित कर दिया। मैंने इसके पहले ऐसा दूसरा उदाहरण देश में नहीं देखा कि कानून में आपने गारंटी दे दी 1 का 2, आज खरीदो कल दुगने में बेच लो, हम कुछ नहीं करेंगे। जब 201 होगा तब हम सोचेंगे, वरना केवल आपातकाल में सरकार बीच में आएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं इस कानून से जुड़ी हैं। संघीय ढांचे की बात होती है। क्या कृषि जो शेड्यूल
7 है हमारे संविधान का, जिसमें स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट है। क्या उसमें कृषि और उसका प्रबंधन राज्य के अंदर राज्य सरकारों के अधीन है कि नहीं? उसमें अंकित सरल क्रमांक 24 और 26 में क्या राज्य के अंदर कृषि उत्पादों को नियंत्रित करने का अधिकार राज्य सरकारों का है कि नहीं? आपने राज्य सरकारों के अधिकार को सुपरसीड करते हुए कंकरेंट लिस्ट की आइटम नंबर 33 में जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल करके राज्य के अधिकारों को आपने कुठाराघात पहुंचाया। राज्यसभा में वोट की अब जरूरत नहीं है। राज्यों को उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्य करने की अब आवश्यकता नहीं है। अब केंद्र सरकार कानून बनाया करेगी और राज्य सरकारें आप अपने कमरों में बैठो, हम बताएंगे ये देश कैसे चलेगा। और संवैधानिक अधिकार, बुनियादी संवैधानिक अधिकार पे आप घात करोगे। सेंट्रल लिस्ट में कृषि के संदर्भ में बिंदु क्रमांक 42 में जो बात लिखी है कि अंतरराज्यीय आदान प्रदान पे रोक नहीं होगी, वो रोक यानी केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। आज आप बताइए बाधाएं हैं क्या? मेरे ख्याल से मैंने नहीं सुना कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज ना जा रहा हो। एमएसपी की खरीदी की बात को छोड़ दीजिए कि मध्य प्रदेश का धान अगर छत्तीसगढ़ में आएगा तो हम लोग पिटा जाएंगे अगर सब खरीद लेंगे तो। वैसी बात को छोड़ के कि मध्य प्रदेश को एमएसपी में शायद अपना खरीदना चाहिए, बिहार को अपना खरीदना चाहिए, महाराष्ट्र को अपना खरीदना चाहिए, झारखंड को, ओडिशा को, हर राज्य को एमएसपी में अपना खरीदना चाहिए। वैसी परिस्थिति को छोड़ के मेरी जानकारी में कहीं कोई बाधा कृषि के उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने का नहीं है। और इन परिस्थितियों में जो आप कानून ला रहे हैं पूरी तरह से किसान विरोधी, रोजगार विरोधी। किसान की माली हालत बिगड़ेगी तो किसान अपने खेत में कितने लोगों को लगा सकेगा, वहां मजदूरी का नुकसान। मंडियां अगर प्रभावित होंगी तो मंडियों में काम करने वाले मध्यम वर्गीय व्यवसायी, आढ़तिया, ठेका मजदूर लाखों की संख्या में अगर जाइएगा तो कई लाख हो जाएगा, करोड़ मत हो जाए। किस में लोगों के रोजगार पे सीधा सीधा कुठाराघात होगा, प्रभाव होगा, जहां उनको सुनिश्चित रोजगार मिल रहा है। और उपभोक्ताओं के संरक्षण में 100 की चीज 200 में खरीदने के लिए आप तैयार रहिए। तो ऐसे कानून को राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर ना करें पहल की गई थी। ऐसे कानून को वापस लेके न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करते हुए देश की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। कॉरपोरेट से आप कह रहे हो कि हमारा किसान एग्रीमेंट करेगा। देश का 86.21% किसान 5 एकड़ से कम का मालिक है। परिवार 1 एकड़ भी जमीन नहीं आएगी आदमी पीछे। 86.21%। छोटा किसान जब कॉरपोरेट से दस्तखत करेगा, एग्रीमेंट करेगा, वो अंग्रेजी की उन कंडिकाओं को पकड़ेगा क्या? पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? मैं नहीं पढ़ता। मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि वो बिल जो आते हैं या ये मोबाइल है या फलाना है या ये, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। खुदा न खास्ता केस नहीं हुआ है। आज केस का सिलसिला गुजरात के मुख्यमंत्री रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में पेप्सिको ने किसानों के ऊपर केस ठोक दिया। किस बात का? कि उन्होंने लेस चिप्स के आलू का खेती कर दिया। अब वो किसान कोर्ट के चक्कर लगाएगा। ये शुरुआत है। पेप्सिको का उदाहरण मैं एक शुरुआत बतौर आपको बता रहा हूं कि एक छोटा सा उदाहरण है। और कहां का है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको अपने राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का गहरा अनुभव था, 6 साल से ज्यादा आज प्रधानमंत्री के रूप में शायद उनके हो जा रहे हैं। और उन्होंने ऐसा कानून लाना उस किसान के हित में समझा
जो जब कॉरपोरेट से अग्रीमेंट करेगा और कॉरपोरेट कहेगा कि तुमने तो फलाना शर्त कर दिया, तुम्हारा टमाटर का छिलका मोटा है, पतला है, हम नहीं लेते, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम्हारा वो ऐसा है। पहले उधारी में बीज देंगे, पहले उधारी में खाद देंगे, रेट अपने मन का तय करेंगे, एमएसपी की कोई सुरक्षा नहीं, और कोर्ट के चक्कर आप बाद में लगाते रहो। ये हैं परिस्थितियां। बहुत और बातें हैं, लेकिन ये हैं परिस्थितियां इस कानून के संदर्भ में, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कि हमारी अध्यक्षा सोनिया जी के माध्यम से, राहुल जी के माध्यम से हम लोगों को भी निर्देशित हुआ कि राज्य में जाके आप इन बातों को मीडिया के माध्यम से आम जनों तक पहुंचाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि जागरूक मीडिया, जो आज प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बहुत बड़े दायित्व को निभाने की भूमिका में है, वो अपनी भूमिका को निभाते हुए इन बातों को आम जनों तक जरूर पहुंचाएगी, लोगों को इस कानून के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में जागरूक करेगी और अपने हक की लड़ाई के लिए आम जनों में वो संघर्षशीलता भी पैदा करेगी जिससे ये कानून वापस लिए जा सके।